अपनी ही बेटी ने भिजवाया बाप को जेल। एसपी ऋषि ने पहनाई अनिरुद्ध बोस को हथकड़ी। दोस्तों, आज ड्रामा क्वीन पूजा के इस बेहद खास वीडियो में हम उस मंजर का विश्लेषण करने वाले हैं जो स्टार प्लस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पाप का घड़ा ना सिर्फ भरा है बल्कि बीच चौराहे पर फूटा है। बोस विला के उस आलीशान दरवाजे पर आज वो दस्तक हुई है जिसकी गूंज पूरे कोलकाता को सुनाई दी है। और ये दस्तक किसी मेहमान की नहीं बल्कि कानून के उन हथकड़ियों की है जो अब अनिरुद्ध बोस के हाथों की शोभा बढ़ाने वाली हैं। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां रिश्तों की मर्यादा और कानून का फर्ज आमने सामने है। और इस पूरे तूफान के केंद्र में खड़ा है वो शख्स जो इस घर का दामाद भी है और शहर का सख्त एसपी भी, यानी ऋषि। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं पूजा आपको उस हाई वोल्टेज ड्रामा के हर एक सेकंड का हाल सुनाने वाली हूं जो अभी बोस हाउस में घटित हो रहा है, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। बोस हाउस में आज सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह चाय की चुस्कियों और अर्शी के तानों के साथ नहीं हुई, बल्कि पुलिस जीप के सायरन की उस चीखती हुई आवाज़ के साथ हुई है जिसने अनिरुद्ध बोस के चेहरे से नकाब हमेशा के लिए नोच फेंका है। कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की जो पुलिस की भारी जूतों की आवाज़ से टूटा। हॉल में अनिरुद्ध, अर्शी और बाकी घरवाले मौजूद थे। शायद किसी पार्टी की तैयारी चल रही थी या फिर अपनी झूठी शान को और चमकाने की बातें हो रही थीं, लेकिन तभी एंट्री होती है एसपी ऋषि की। ऋषि, जो इस घर का दामाद है, जिसे कल तक अनिरुद्ध और अर्शी अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करते थे, आज वो अपनी पुलिस की वर्दी में, माथे पर अशोक स्तंभ वाली टोपी और आंखों में अंगारे लिए वहां खड़ा था। लेकिन आज ऋषि की आंखों में अपने ससुर के लिए कोई लिहाज नहीं था और ना ही अपनी पत्नी अदिति के लिए कोई नरमी। आज वो सिर्फ एक पुलिस वाला बनकर आया था और उसके पीछे खड़ी थी वो तूफान जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी है, नूतन की बेटी झनक। झनक का वहां खड़ा होना ही अनिरुद्ध के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। अर्शी, जो हमेशा की तरह अपनी ऊंची आवाज और रुतबे का रौब झाड़ने के लिए आगे बढ़ी, आज ऋषि के एक हाथ के इशारे से चुप हो गई। माहौल में इतनी गर्मी थी कि हर सांस के साथ एक राज बाहर आ रहा था। ऋषि ने बिना कोई भूमिका बनाए, बिना किसी लाग लपेट के अनिरुद्ध बोस की आंखों में आंखें डालकर वो वारंट दिखाया जो उनकी बर्बादी का दस्तावेज था। अदिति, जो अब तक समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति उसके पिता के सामने ऐसे क्यों खड़ा है, दौड़कर बीच में आती है। एक पत्नी का दर्द और एक बेटी की तड़प उसकी आवाज में थी। वो चीखती है कि ऋषि, ये क्या कर रहे हैं, ये उनके पापा हैं। लेकिन ऋषि का जवाब पत्थर की लकीर जैसा था। उसने साफ कर दिया कि वर्दी पहनने के बाद वो किसी का दामाद नहीं होता, और जिसके खिलाफ सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हों, वो उसके लिए सिर्फ एक अपराधी है, चाहे वो शहर का कितना भी बड़ा नामी गिरामी अनिरुद्ध बोस क्यों ना हो। यहाँ सबसे दिल दहला देने वाला पल वो था जब झनक आगे बढ़ी। ये वही झनक है जिसे बचपन से न बाप का नाम मिला, न समाज में इज्जत। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसमें अनिरुद्ध का पूरा अहंकार जलकर राख हो रहा था। उसने अनिरुद्ध के सामने वो सबूत पटका, वो डायरी जो शायद नूतन यानी उसकी मां ने अपने आखिरी दिनों में लिखी थी, जिसमें साफ लिखा था कि कैसे अनिरुद्ध ने उसे धोखे में रखा, कैसे समाज और अर्शी के डर से उसने अपने ही खून को ठुकरा दिया और नूतन को उस कगार पर पहुंचाया जहां मौत ही उसे एक रास्ता लगी। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक बेटी का अपने पिता से वो सवाल था जिसका जवाब अनिरुद्ध के पास नहीं था। झनक ने पूरी मीडिया, जो शायद बाहर खड़ी तमाशा देख रही थी, और घर के नौकरों के सामने अनिरुद्ध को पापा नहीं बल्कि कातिल कहा। वो कातिल जिसने नूतन के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को मारा था और जो अब तक अपनी गुड मैन वाली इमेज के पीछे छिपा बैठा था। अनिरुद्ध की हालत देखने लायक थी। वो शख्स जो अपनी वाकपटुता और चालाकी से हर मुसीबत से निकल जाता था, आज अपने ही दामाद के सामने लाचार खड़ा था। उसने कोशिश की, हमेशा की तरह इमोशनल कार्ड खेलने की। उसने ऋषि को याद दिलाने की कोशिश की कि वो अदिति का पिता है, कि इस गिरफ्तारी से अदिति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समाज में उनकी नाक कट जाएगी। लेकिन यही वो पल है जहां कहानी ने सबसे बड़ा यू टर्न लिया। ऋषि ने अनिरुद्ध के हाथों को पकड़ा और वो हथकड़ी जो अब तक उसकी बेल्ट पर लटकी थी, उसे निकालते हुए कहा कि रिश्ते घर की दहलीज के अंदर होते हैं, कानून की नज़र में आप सिर्फ मुजरिम नंबर 420 हैं। उस क्लिक की आवाज़ जब हथकड़ी अनिरुद्ध की कलाई पर कसी गई, उसने अर्शी के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। अर्शी, जो कल तक झनक को सड़क का कचरा समझती थी, आज देख रही थी कि उसी लड़की की वजह से उसका पति, उसकी शान, उसका गुरूर सलाखों के पीछे जा रहा है। अदिति का रिएक्शन यहाँ बहुत क्रूशल था।
अपनी आंखों के सामने अपने पति को, अपने पिता को गिरफ्तार देखकर वो टूट गई। उसने ऋषि का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, उसे झकझोरा, उसे याद दिलाया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी का वास्ता दिया, लेकिन ऋषि अडिग था। यहाँ हमें ऋषि के चरित्र का वो पहलू देखने को मिलता है जो उसे एक सच्चा हीरो बनाता है। उसने अदिति का हाथ झटक दिया और साफ कहा कि अगर उसे अपने पिता के पापों में भागीदार बनना है तो वो शौक से बने, लेकिन ऋषि अब और झूठ का साथ नहीं देगा। उसने अदिति की आंखों में देखकर कहा कि झनक के साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी और उस नाइंसाफी का सबसे बड़ा जिम्मेदार अनिरुद्ध बोस है। ये ऋषि का अपनी पत्नी अदिति के खिलाफ पहला खुला विद्रोह था। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ऋषि और अदिति के रिश्ते का अंत और ऋषि झनक के उस अनकहे रिश्ते की नई शुरुआत का संकेत भी था। पुलिस वाले जब अनिरुद्ध को घसीटते हुए ले जाने लगे तो अनिरुद्ध ने अर्शी की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद अर्शी कुछ करेगी, अपने अमीर दोस्तों को फोन करेगी, वकीलों की फौज खड़ी कर देगी। लेकिन अर्शी ने कोशिश भी की। उसने ऋषि को सस्पेंड करवाने की धमकी दी। उसने कमिश्नर को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन झनक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये शो का वो हाई पॉइंट था जहां शेरनी ने दूसरी शेरनी को ललकारा था। झनक ने अर्शी को याद दिलाया कि अब वो जमाना गया जब वो चुप रहती थी। उसने अर्शी के कान में कुछ ऐसा कहा, शायद नूतन के बारे में कोई ऐसा सच या अर्शी का कोई पुराना राज, जिससे अर्शी का हाथ हवा में ही जम गया। अनिरुद्ध को धक्के मारते हुए जीप में बिठाया गया। जिस अनिरुद्ध बोस को अपनी इमेज की इतनी चिंता थी, आज मोहल्ले के हर कैमरे में उसका सिर झुका हुआ कैद हो गया। इस पूरे तमाशे के बीच एक पल ऐसा आया जब ऋषि और झनक की नजरें मिली। इस भीड़ भाड़, चीख पुकार और पुलिस के सायरन के बीच भी एक खामोश संवाद हुआ। ऋषि की आंखों में झनक के लिए वो तसल्ली थी कि मैंने अपना वादा निभाया, और झनक की आंखों में वो कृतज्ञता थी जो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन ये जीत अभी अधूरी है, क्योंकि अनिरुद्ध जेल तो जा रहा है, लेकिन अर्शी बोस अभी बाहर है और वो घायल नागिन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जेल की सलाखें अनिरुद्ध को रोक तो सकती हैं, लेकिन उसका दिमाग वहां भी शैतानी चालें चलाएगा। जैसे ही पुलिस जीप धूल उड़ाते हुए वहां से निकली, पीछे छूट गई अदिति, जो अब अपने आंसुओं में डूबी हुई थी और जिसके दिल में झनक के लिए नफरत का ज्वालामुखी अब फटने को तैयार था। अदिति अब सिर्फ एक दुखी बेटी नहीं, बल्कि एक बदले की आग में जलती औरत बन चुकी है, जिसे लगता है कि झनक ने उसका पति और पिता दोनों छीन लिए हैं। ये तो बस तूफान की शुरुआत है। अनिरुद्ध की गिरफ्तारी ने बोस परिवार को दो फाड़ कर दिया है। एक तरफ सच्चाई के साथ खड़े ऋषि और झनक हैं, और दूसरी तरफ बदले की आग में जलती अर्शी और अदिति। क्या ऋषि अपनी वर्दी बचा पाएगा जब अर्शी अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी? क्या अदिति ऋषि से बदला लेने के लिए झनक को नुकसान पहुंचाएगी? कहानी अब कोर्ट रूम ड्रामा और जेल की साजिशों की तरफ बढ़ने वाली है। अनिरुद्ध जेल के अंदर से क्या खेल खेलेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये दृश्य, अनिरुद्ध के हाथों में हथकड़ी और झनक के चेहरे पर वो सुकून, दर्शकों के दिलों को ठंडक पहुंचाने वाला था। नूतन की आत्मा को आज जाकर शायद थोड़ी शांति मिली होगी। पुलिस जीप के धुएं के ओझल होते ही बोस विला के उस विशाल ड्राइंग रूम में जो खामोशी छाई, वो किसी शमशान के सन्नाटे से कम नहीं थी। लेकिन ये शांति तूफान से पहले वाली नहीं, बल्कि तूफान के गुजर जाने के बाद की तबाही वाली थी। अदिति, जो अब तक गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, वो अब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। उसका महंगा गाउन धूल में सना था और उसका मेकअप आंसुओं के साथ बहकर उसके चेहरे को और भी डरावना बना रहा था। ये वही अदिति है जिसे नाजों से पाला गया था, जिसे कभी नहीं सुनने की आदत नहीं थी, और आज उसी अदिति के सामने उसका पति उसके पिता को घसीट कर ले गया। उसकी रुलाई अब क्रोध में बदल रही थी। उसने पलटकर अर्शी की तरफ देखा, जो अभी भी पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। अदिति का गुस्सा अपनी माँ पर फूटा। उसने चिल्लाकर पूछा कि माँ, आपने कुछ किया क्यों नहीं? आप तो अर्शी बोस हैं, दुनिया आपकी उंगलियों पर नाचती है, फिर आज पापा को पुलिस कैसे ले गई? अदिति के इन सवालों ने अर्शी के अंदर सुलग रही आग में घी का काम किया। अर्शी, जो अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं करती, उसने अदिति के कंधे पकड़कर उसे झकझोरा और उसे याद दिलाया कि ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि उस नाचती हुई कठपुतली यानी झनक और उस गद्दार दामाद ऋषि को उनकी औकात दिखाने का वक्त है। अर्शी की आंखों में अब एक ठंडी क्रूरता थी। उसने कसम खाई कि सूरज ढलने से पहले वो ऋषि की वर्दी उतरवा देगी और अनिरुद्ध को बाइज्जत वापस लाएगी। उधर पुलिस स्टेशन का नज़ारा कुछ और ही था। जिस अनिरुद्ध बोस के नाम से बड़े बड़े अफसर सलाम ठोकते थे, आज उसी अनिरुद्ध को हवालात की सलाखों के पीछे एक आम मुजरिम की तरह धकेल दिया गया था। लॉकअप की वो सीलन भरी बदबू और सख्त फर्श अनिरुद्ध के नाजुक अहंकार को तोड़ रहे थे। वो सलाखों को पकड़कर चिल्ला रहा था, सिपाहियों को धमकियां दे रहा था
कि जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। लेकिन आज वहां का राजा ऋषि था। ऋषि अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने वो एफआईआर की कॉपी थी जिस पर उसने अभी अभी साइन किए थे। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। उसे पता था कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसके करियर, उसकी शादी और उसकी पूरी जिंदगी का जुआ था। तभी वहां झनक आती है। पुलिस स्टेशन के उस शोरगुल के बीच जब झनक ऋषि के केबिन में दाखिल हुई तो एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। झनक ने ऋषि को देखा। वो वर्दी में था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना वाला ऋषि दिख रहा था जो शायद कभी सिमुल बोनी में उससे टकराया था। झनक ने धीरे से कहा, थैंक यू। ये छोटा सा शब्द ऋषि के दिल पर एक मरहम की तरह लगा, लेकिन साथ ही एक नश्तर की तरह चुभा भी, क्योंकि वो जानता था कि इस थैंक यू की कीमत उसे अपनी गृहस्थी की आग से चुकानी पड़ेगी। ऋषि ने अपनी कुर्सी से उठकर झनक से कहा कि उसने ये सब थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वर्दी पहनने वाला हर शख्स बिका हुआ नहीं होता, और नूतन के साथ जो हुआ उसका न्याय होना जरूरी था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अर्शी ने अपना खेल शुरू किया। बोस हाउस में बैठी अर्शी ने शहर के सबसे महंगे क्रिमिनल लॉयर मिस्टर खन्ना को फोन लगाया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि हुकूमत थी। उसने साफ निर्देश दिए कि मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे ऋषि का सस्पेंशन चाहिए। अर्शी जानती थी कि अगर वो अनिरुद्ध को छुड़ा भी लेती है तो समाज में जो थू-थू हुई है वो तभी साफ होगी जब वो ये साबित कर दे कि ऋषि ने ये गिरफ्तारी अपने पर्सनल रंजिश या किसी अवैध रिश्ते की वजह से की है। जी हाँ, अब अर्शी ऋषि और झनक के रिश्ते को एक गंदा नाम देकर मीडिया में उछालने की तैयारी कर रही थी। उसने अदिति को अपने पास बिठाया और उसके दिमाग में जहर भरना शुरू किया। उसने अदिति से कहा, पागल लड़की, तू जिसे इंसाफ समझ रही है वो दरअसल तेरे पति का उस झनक के लिए पागलपन है। ऋषि ने तेरे पापा को इसलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्होंने नूतन के साथ गलत किया, बल्कि इसलिए किया ताकि वो झनक को खुश कर सके। ये वो ब्रह्मास्त्र था जिसने अदिति को पूरी तरह बदल दिया। जो अदिति थोड़ी देर पहले तक सिर्फ दुखी थी, अब वो शक और जलन की आग में जलने लगी। उसे याद आने लगे वो सारे पल जब ऋषि छुप छुप कर झनक को देखता था, या जब ऋषि झनक की तरफदारी करता था। अदिति ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक ऐसा फैसला लिया जो ऋषि के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। उसने तय किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी, लेकिन अपने पति का साथ देने नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने। इधर लॉकअप में अनिरुद्ध बोस चुप नहीं बैठा था। उसने सिपाही से पानी मांगा, और जब सिपाही ने मना किया तो अनिरुद्ध ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज तेरी वर्दी का रंग खाकी है, कल तक ये उतर जाएगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अनिरुद्ध का दिमाग अब जेल से बाहर निकलने की नहीं, बल्कि झनक को हमेशा के लिए खामोश करने की योजना बना रहा था। उसे एहसास हो गया था कि नूतन की वो डायरी जो झनक के पास है, वही उसकी बर्बादी का असली कारण है। अगर वो डायरी कोर्ट तक पहुंच गई तो अनिरुद्ध का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उसने जेल के अंदर से ही अपने एक पुराने गुर्गे को इशारा किया, शायद कोई ऐसा अपराधी जो पहले से हवालात में था। इशारों ही इशारों में डील पक्की हो गई। अनिरुद्ध चाहता था कि झनक कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही किसी हादसे का शिकार हो जाए। बाहर ऋषि झनक को समझा रहा था कि अब उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऋषि ने झनक से कहा कि तुम्हें अब बोस हाउस वापस नहीं जाना चाहिए, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन झनक, जो अब निडर हो चुकी थी, उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं उसी घर में रहूंगी, अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी और देखूंगी कि अर्शी बोस मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ऋषि उसकी जिद के आगे हार गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो झनक की सुरक्षा के लिए अपनी भरोसेमंद टीम लगाएगा। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ियों का एक काफिला रुका। अर्शी और अदिति अपने वकीलों की फौज के साथ वहां पहुंच गई थीं। मीडिया वाले भी वहां जमा हो गए थे, जैसे उन्हें खबर लग गई हो कि आज यहां कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। अदिति गाड़ी से उतरी। उसकी चाल में अब एक पत्नी की नजाकत नहीं, बल्कि एक धोखे खाई हुई औरत का गुस्सा था। वो सीधा ऋषि के केबिन की तरफ बढ़ी, बिना इजाजत दरवाजा खोला, और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि झनक को पानी का गिलास पकड़ा रहा था और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधा रहा था। ये दृश्य अदिति के लिए किसी सबूत से कम नहीं था। उसने आव देखा न ताव सीधा जाकर झनक के हाथ से गिलास झटक दिया। कांच टूटने की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। अदिति ने ऋषि के सामने उंगली उठाकर चिल्लाकर कहा, तो ये चल रहा है यहाँ, ड्यूटी के नाम पर आशिकी। ऋषि ने उसे रोकने की कोशिश की। अदिति, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन अदिति सुनने के मूड में नहीं थी। उसने पूरी मीडिया के सामने, जो अब दरवाजे पर कैमरे तान कर खड़ी थी, ऋषि पर इल्जाम लगाया कि उसके पति का अपनी साली यानी झनक के साथ चक्कर है और इसीलिए उसने मेरे पिता को झूठे केस में फंसाया है। अर्शी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका तीर निशाने पर लगा था।
अब ये लड़ाई सच्चाई बनाम झूठ की नहीं रह गई थी। अब ये पति पत्नी और वो का ड्रामा बन चुका था, जिसमें ऋषि की वर्दी और इज्जत दोनों दाव पर थीं। उधर अर्शी के वकीलों ने अपना पैंतरा चल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, जेल की हवा अनिरुद्ध बोस को रास नहीं आई। कुछ ही घंटों में खबर आई कि अनिरुद्ध को लॉकअप में सांस लेने में तकलीफ और छाती में दर्द की शिकायत हुई है। ये अमीरों का सबसे पुराना और कारगर हथियार है। मेडिकल ग्राउंड पर बेल। एम्बुलेंस का सायरन फिर गूंजा, लेकिन इस बार अनिरुद्ध को हथकड़ियां लगाकर नहीं, बल्कि स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सब अर्शी की रची हुई नौटंकी थी, ताकि अनिरुद्ध को जेल की काल कोठरी से निकालकर हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जा सके। मीडिया ने इसे भी कवर किया। प्रसिद्ध बिजनेसमैन अनिरुद्ध बोस की हालत बिगड़ी, दामाद की प्रताड़ना बनी वजह। नैरेटिव अब पूरी तरह बदल चुका था। हॉस्पिटल के बाहर अर्शी ने रोने का नाटक करते हुए बयान दिया कि ऋषि ने पुलिस कस्टडी में अनिरुद्ध को टॉर्चर किया है। जनता जो सुबह तक अनिरुद्ध को कोस रही थी, अब कंफ्यूज हो रही थी। सच और झूठ की इस धुंध में नूतन का इंसाफ कहीं खोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन असली जंग तो अब बोस हाउस में शुरू होने वाली थी। झनक ने तय किया कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो उसी घर में रहेगी जहां उसकी माँ का हक है। शाम ढलते ही झनक बोस विला के गेट पर खड़ी थी। गेट कीपर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झनक ने उसे धक्का देकर गेट खोल दिया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, वहां मौजूद सन्नाटा किसी तूफान की आहट दे रहा था। घर के नौकर उसे डरी हुई नजरों से देख रहे थे। अदिति अपने कमरे में बंद थी, शायद रो रही थी या ऋषि के खिलाफ कोई नई नफरत पाल रही थी। तभी अर्शी हॉस्पिटल से लौटी। सामने झनक को अपने ही सोफे पर बैठा देख अर्शी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने झनक का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर निकालने की कोशिश की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? निकल यहाँ से। लेकिन इस बार झनक ने अर्शी का हाथ झटक दिया। झनक की आंखों में वो आग थी जिसने अर्शी को भी एक पल के लिए सहमने पर मजबूर कर दिया। झनक ने अपनी जेब से एक कागज निकाला, शायद कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर या प्रॉपर्टी के कागजात की कॉपी, और अर्शी के मुंह पर लहराते हुए कहा, ये घर अनिरुद्ध बोस का है और मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। कानूनी तौर पर मेरा इस घर पर तुम्हारी बेटी अदिति से ज्यादा हक है। अब से मैं यही रहूंगी, इसी छत के नीचे, और तुम्हारी हर चाल का जवाब दूंगी। रात गहराने के साथ बोस हाउस का माहौल खौफनाक होता जा रहा था। ऋषि को कमिश्नर के आदेश पर थाने में ही रुकना पड़ा था। वो झनक के साथ घर नहीं आ सका था। झनक अब उस विशाल महल जैसे घर में अकेली थी, चारों तरफ दुश्मनों से घिरी हुई थी। उसे गेस्ट रूम में जगह मिली थी। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा घर सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था, झनक के कमरे के दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमा। झनक जो डर के मारे सो नहीं पाई थी, उसने आहट सुन ली। उसने पास रखा पानी का जग उठा लिया। दरवाज़ा खुला और एक परछाई अंदर आई। ये कोई चोर नहीं था। अंधेरे में भी उस शख्स की साड़ी की सरसराहट बता रही थी कि ये घर का ही कोई है। क्या वो अर्शी थी जो सोते हुए झनक का गला घोंटने आई थी, या अदिति जो अपने पति के प्रेम का बदला लेने आई थी, या फिर अनिरुद्ध का कोई भेजा हुआ आदमी? वो साया धीरे धीरे झनक के बिस्तर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद कोई नशीला इंजेक्शन या चाकू। झनक ने अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही वो हाथ झनक के करीब आया, झनक ने पूरी ताकत से जग उस परछाई पर दे मारा। एक चीख गूंजी और लाइट जल उठी। लाइट जलते ही जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर झनक के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि घर की सबसे पुरानी नौकरानी थी, जो अर्शी की सबसे वफादार मानी जाती थी। लेकिन कहानी में पेच ये था कि उस नौकरानी के हाथ में चाकू नहीं, बल्कि नूतन की वो पुरानी तस्वीर थी जिसे वो चुराने आई थी। इसका मतलब साफ था कि अर्शी को पता चल गया था कि झनक के पास सिर्फ डायरी ही नहीं, बल्कि नूतन के अतीत से जुड़ा कोई ऐसा सबूत भी है जो इस तस्वीर के पीछे छिपा है। शोर सुनकर अदिति भी वहां आ गई। उसने झनक को नौकरानी पर हमला करते देखा और फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। देखो, ये लड़की अब हमारे घर के लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रही है। अदिति ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। विडंबना देखिए, जिस ऋषि को अदिति ने घर से निकाला था, अब उसी ऋषि को वो झनक को गिरफ्तार करने के लिए बुला रही थी। ऋषि जो थाने में बेचैनी से टहल रहा था, कॉल रिसीव करते ही जीप लेकर दौड़ पड़ा। उसे एहसास हो गया था कि बोस हाउस में झनक के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो सुबह तक झनक की लाश ही उस घर से बाहर निकलेगी। बोस विला के पोर्च में ऋषि की जीप के टायरों की चीख एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार ये आवाज किसी रक्षक के आने की नहीं, बल्कि एक जज के आने जैसी थी, जिसे अपनी ही पत्नी और अपनी ही जिम्मेदारी के बीच फैसला करना था। ऋषि जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो नज़ारा पूरी तरह से उसके खिलाफ तैयार किया गया था। फर्श पर टूटी हुई कांच की चूड़ियां और पानी का जग बिखरा पड़ा था, और वो नौकरानी जिसका नाम कमला था, कोने में बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रही थी। उसके माथे पर एक झूठी पट्टी बंधी थी। अदिति जो अब तक रो रही थी, ऋषि को देखते ही शेरनी की तरह खड़ी हो गई। उसने ऋषि का स्वागत सवालों से नहीं बल्कि इल्जामों से किया।
देख लिया ऋषि, जिस लड़की को तुम बेचारी बताकर बचा रहे थे वो असल में एक जंगली जानवर है। इसने हमारी बरसों पुरानी वफादार नौकरानी का सिर फोड़ दिया। अब क्या सबूत चाहिए तुम्हें? हथकड़ी पहनाओ इसे और ले जाओ यहाँ से। अदिति की आवाज में वो कड़वाहट थी जो बता रही थी कि अब उसके लिए सही और गलत का मतलब सिर्फ ऋषि का साथ या ऋषि का विरोध रह गया था। ऋषि ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें अदिति से हटकर झनक पर गईं। झनक दीवार से सटकर खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी नूतन की वो टूटी हुई तस्वीर थी जिसे वो अपने सीने से लगाए हुए थी। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी जिद थी। ऋषि एक मंझा हुआ पुलिस वाला है। वो क्राइम सीन को आम लोगों की नज़र से नहीं देखता। उसने फर्श पर बिखरे कांच और नौकरानी के गिरने की पोजीशन को देखा। उसने कमला से सिर्फ एक सवाल किया और वो भी इतनी सख्त आवाज में कि कमरे में सन्नाटा पसर गया। कमला काकी, रात के 2 बजे आप झनक के बेडरूम में क्या कर रही थी? क्या आपको रात में झाड़ू पोछा लगाने का शौक चढ़ा था? ऋषि का ये सवाल अर्शी, जो शायद ऊपर गैलरी से सब सुन रही थी और अदिति के प्लान पर पानी फेरने के लिए काफी था। कमला हकलाने लगी। वो साहब, मैं तो बस पानी देने गई थी। ऋषि ने झनक के हाथ में पकड़ा खाली जग देखा और फिर कमला की तरफ देखकर व्यंग से हंसा। पानी देने गई थी या पानी में कुछ मिलाने गई थी? ऋषि का इशारा साफ था। ये हमला झनक ने नहीं किया था बल्कि ये चोरी की एक नाकाम कोशिश थी जो हाथापाई में बदल गई। अदिति को लगा कि ऋषि फिर से झनक का पक्ष ले रहा है। वो चिल्लाकर बोली, बस करो ऋषि, तुम अपनी वर्दी का रौब अपनी पत्नी पर मत झाड़ो। अगर तुम इसे गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं खुद कमिश्नर अंकल को फोन करूंगी। लेकिन तभी झनक ने वो बम फोड़ा जिसकी गूंज हॉस्पिटल में लेटे अनिरुद्ध तक जाने वाली थी। झनक ने वो टूटी हुई तस्वीर ऋषि के सामने कर दी। फ्रेम का पिछला हिस्सा टूट चुका था और उसके अंदर से गत्ते की परतों के बीच एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा झांक रहा था। ऋषि सर, ये लोग मुझे मारने नहीं आए थे, ये लोग इस तस्वीर को चुराने आए थे, क्योंकि मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि उनकी तस्वीर ही उनका सच है। मुझे लगा वो यादों की बात कर रही हैं, लेकिन वो इस लिफाफे की बात कर रही हैं। ये सुनते ही गैलरी में खड़ी अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आ गया कि सालों पहले नूतन ने अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ सबूत जमा किए थे जो अनिरुद्ध ने गायब कर दिए थे। लेकिन शायद नूतन होशियार निकली थी। उसने सबूत की एक कॉपी अपनी ही तस्वीर के पीछे छिपा दी थी। वो तस्वीर जो सालों से अनिरुद्ध की नज़रों के सामने थी, पर वो उसे देख नहीं पाया। ऋषि ने तुरंत वो लिफाफा अपने कब्जे में ले लिया। ये अब घरेलू हिंसा का मामला नहीं था, ये एक पुराने मर्डर मिस्ट्री या बड़े घोटाले का सबूत बन चुका था। अदिति ने लिफाफा छीनने की कोशिश की। ये मेरे घर की चीज है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब पति का प्यार नहीं, कानून की सख्ती थी। अदिति, ये केस प्रॉपर्टी है, इसे छूना मतलब कानून के काम में दखल देना। ऋषि ने झनक को इशारा किया और कहा, चलो मेरे साथ। अदिति पीछे से चीखती रह गई। अगर तुम आज इसके साथ इस घर से निकले ऋषि, तो हमारे रिश्ते का ये आखिरी दिन होगा। ऋषि दरवाजे पर एक पल के लिए रुका। उसका दिल जरूर कांपा होगा, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। उसने मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि अगर वो आज रुक गया तो नूतन को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो झनक को लेकर अपनी जीप में बैठा और अंधेरे में गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन वो उसे थाने नहीं ले गया, क्योंकि उसे पता था कि थाने में भी अर्शी के जासूस हो सकते हैं। वो झनक को लेकर शहर से दूर एक सुरक्षित सेफ हाउस की तरफ निकल गया। उधर सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में अनिरुद्ध बोस, जो ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटने का नाटक कर रहा था, उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अर्शी का फोन था। अर्शी की आवाज में खौफ था। अनिरुद्ध, खेल खत्म हो गया। वो लिफाफा, नूतन की तस्वीर वाला लिफाफा ऋषि के हाथ लग गया। अनिरुद्ध, जो हार्ट अटैक का मरीज बना हुआ था, झटके से बिस्तर पर उठ बैठा। उसने गुस्से में अपना मास्क नोचकर फेंक दिया। क्या बकवास कर रही हो अर्शी? वो लिफाफा तो मैंने जला दिया था। अर्शी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने जो जलाया था वो नकल थी। अनिरुद्ध, असली वसीयत और वो डीएनए रिपोर्ट नूतन ने अपनी फोटो के पीछे छिपाई थी। अगर ऋषि ने वो पढ़ लिया तो हम सिर्फ जेल नहीं जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। वो जायदाद, बोस विला, सब कुछ झनक का है। अनिरुद्ध का पसीना छूट गया। अब तक वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, अब बात उसकी दौलत पर आ गई थी। अनिरुद्ध ने तुरंत अपने वकील और कुछ गुंडों को फोन मिलाया। उसका आदेश साफ था, ऋषि की गाड़ी को रोको। एक्सीडेंट हो या हमला, मुझे वो लिफाफा चाहिए, चाहे इसके लिए मेरे दामाद की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। देखिए दोस्तों, पैसा इंसान को कितना गिरा सकता है। एक ससुर अपने ही दामाद के खून का प्यासा हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ऋषि और झनक एक सरकारी गेस्ट हाउस में थे। ऋषि ने वो लिफाफा खोला। अंदर से निकले कागजातों ने ऋषि को भी हैरान कर दिया। वो सिर्फ नूतन और अनिरुद्ध की शादी का प्रमाण पत्र नहीं था, बल्कि उसमें अनिरुद्ध के पिता झनक के दादाजी की असली वसीयत थी। वसीयत के मुताबिक अगर अनिरुद्ध कभी भी नूतन को धोखा देता है तो बोस साम्राज्य की 70% जायदाद नूतन और उसकी संतान के नाम हो जाएगी। यानी कानूनी तौर पर जिस घर से अर्शी ने झनक को धक्के मारकर निकाला था, वो घर झनक का था।
और सबसे बड़ा झटका, उसमें एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी जो साबित करती थी कि नूतन को धीमे जहर यानी स्लो पॉइजन दिया गया था, और जहर देने वाला अनिरुद्ध नहीं बल्कि अर्शी बोस थी। ऋषि का हाथ कांप गया। अब तक उसे लग रहा था कि अर्शी सिर्फ एक घमंडी औरत है, लेकिन ये तो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर निकली। झनक जो पास बैठी पड़ रही थी फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज पता चला कि उसकी मां मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, तिल सिलकर। अब ऋषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। सबूत हाथ में था, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। हॉस्पिटल से अनिरुद्ध फरार हो चुका था। जी हाँ, सही सुना आपने। पुलिस को चकमा देकर बाथरूम की खिड़की से अनिरुद्ध भाग गया था। उसे पता था कि गिरफ्तारी तय है, इसलिए वो अब अंडरग्राउंड हो गया था। ऋषि को खबर मिली कि अनिरुद्ध और अर्शी देश छोड़कर भागने की फिराक में है। ऋषि ने झनक की तरफ देखा और कहा, झनक, अब रोने का वक्त नहीं है। आज बोसविला में दुर्गा पूजा का विसर्जन है और आज ही हम तुम्हारे दुश्मनों का विसर्जन करेंगे। ऋषि ने अपनी रिवॉल्वर लोड की। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। बोसविला में अर्शी, जो अभी भी महारानी बनी बैठी थी और भागने की तैयारी कर रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऋषि और झनक अब सबूत के साथ नहीं बल्कि एक सैलाब बनकर आ रहे हैं। ऋषि ने पुलिस फोर्स को बोसविला घेरने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या अदिति अपनी मां को बचाने के लिए ऋषि पर गोली चलाएगी या अनिरुद्ध अपने ही घर में अपनी बेटी को ढाल बनाएगा? ड्रामा क्वीन पूजा के अगले वीडियो में देखिए बोस हाउस में होने वाला वो महायुद्ध जहां खून के रिश्ते खून के प्यासे हो जाएंगे। ढाक की गूंज और शंख की आवाज के बीच आज बोसविला में दुर्गा विसर्जन की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज सिर्फ मूर्ति का नहीं बल्कि इस घर के अहंकार का भी विसर्जन होने वाला है। अर्शी बोस, जो कुछ देर पहले तक देश छोड़कर भागने के लिए अपने जेवरात बटोर रही थी, पुलिस की गाड़ियों को आते देख चालाकी से घर की औरतों के बीच सिंदूर खेला में शामिल हो गई। उसे लगा कि लाल गुलाल और भीड़ की आड़ में वो पुलिस को चकमा दे देगी, लेकिन ऋषि की नजरें बाज की तरह थीं। जैसे ही ऋषि ने घर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, ढोल नगाड़े थम गए। उसके पीछे पुलिस फोर्स थी और साथ में थी लाल साड़ी पहने झनक, जो आज साक्षात दुर्गा का रूप लग रही थी। अर्शी ने ऋषि को देखते ही अपना नाटक शुरू किया। अरे दामाद जी, आप और फिर इस लड़की को ले आए। आज तो पवित्र दिन है, आज तो इस घर को बख्श दो। लेकिन ऋषि ने अर्शी के पास जाकर उसके हाथ से सिंदूर की थाली छीन ली और उसे हवा में उछाल दिया। लाल रंग हवा में बिखर गया और ऋषि की कड़कती आवाज गूंजी, अर्शी जी, ये लाल रंग सुहाग का नहीं, नूतन जी के खून का है, जिसे आपने अपने हाथों से बहाया है। पूरा बोस परिवार सन्न रह गया। अदिति, जो वहां कोने में खड़ी थी, दौड़कर अपनी मां के पास आई। ऋषि, पागल हो गए हो? मेरी मां पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हो? ऋषि ने अदिति की आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में दया थी। उसने वो मेडिकल रिपोर्ट और नूतन का खत सबके सामने लहराया। पढ़ लो इसे अदिति, ऋषि ने कहा। तुम्हारी मां ने नूतन जी को एक दिन में नहीं मारा, उन्हें आर्सेनिक जैसा धीमा जहर देकर तड़पा तड़पा कर मारा है, ताकि वो अनिरुद्ध बोस को ब्लैकमेल न कर सकें। अदिति के हाथ कांपने लगे। जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। अर्शी ने झपटकर वो कागज छीनने की कोशिश की। ये झूठ है, ये सब इस झनक की साजिश है। लेकिन तभी एक जोरदार तमाचा अर्शी के गाल पर पड़ा। ये तमाचा ऋषि का नहीं और ना ही अदिति का था। ये तमाचा झनक ने मारा था। वो झनक जिसने हमेशा सिर झुकाकर बातें सुनी थीं, आज अर्शी का हाथ मरोड़ कर खड़ी थी। मेरी मां को साजिश करने वाली मत कहना अर्शी बोस, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। और रही बात इस घर की, तो सुन लो, दादाजी की असली वसीयत मेरे पास है। ये बोस विला, ये फैक्ट्री, ये गाड़ियां, सब कुछ नूतन बोस की बेटी यानी मेरा है। तुम इस घर की मालकिन नहीं, महज एक कातिल हो जिसे अब काल कोठरी में सड़ना होगा। अर्शी की आंखों में हार का डर साफ दिखने लगा। उसने भागने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन पुलिस ने हर दरवाजा घेर रखा था। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक उन्मादी हंसी सुनाई दी। सबकी नजरें ऊपर उठीं। वहां अनिरुद्ध बोस खड़ा था। जी हाँ, वो भागा नहीं था, वो घर के अंदर ही अपनी तिजोरी खाली करने आया था। उसके हाथ में एक पेट्रोल का कैन और दूसरे हाथ में एक लाइटर था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और बाल बिखरे। वो पूरी तरह पागल लग रहा था। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अनिरुद्ध ने चिल्लाया। अगर मुझे और अर्शी को यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिला तो मैं इस पूरे बोस विला को आग लगा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना झनक को जायनाद मिलेगी, ना हमें जेल होगी। सब यहीं जलकर खाक हो जाएंगे। ऋषि ने अपनी गन अनिरुद्ध पर तान दी। अनिरुद्ध, बेवकूफ़ी मत करो, नीचे आ जाओ, तुम चारों तरफ से घिरे हो। लेकिन अनिरुद्ध पर खून सवार था। उसने पेट्रोल नीचे हॉल में छिड़कना शुरू कर दिया, जहां अर्शी, अदिति और बाकी घरवाले खड़े थे। ये मंजर देख अदिति की रूह कांप गई।
जिस पिता के लिए वो ऋषि से लड़ी, जिस पिता को बचाने के लिए उसने अपनी शादी दांव पर लगा दी, आज वही पिता उसे जिंदा जलाने की धमकी दे रहा था, सिर्फ चंद पैसों के लिए। अदिति का भ्रम टूट चुका था। वो चीखी, पापा, मैं आपकी बेटी हूं अदिति, आप हमें जलाओगे? अनिरुद्ध ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है अदिति, मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी दौलत से था, अगर वो नहीं तो तुम सब भी नहीं। ये सुनते ही अदिति टूटकर जमीन पर गिर गई। अनिरुद्ध ने लाइटर जलाया और जैसे ही वो उसे पेट्रोल पर फेंकने वाला था, ऋषि ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक छलांग लगाई। ऋषि ने अनिरुद्ध को सीढ़ियों पर ही दबोच लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लाइटर हवा में उछला और दूर जा गिरा, लेकिन गनीमत थी कि वो बुझ गया। लेकिन अनिरुद्ध के हाथ में एक छुपा हुआ चाकू था। उसने ऋषि के कंधे पर वार कर दिया। खून की धार फूट पड़ी। ऋषि! झनक और अदिति दोनों एक साथ चीख पड़ी। घायल होने के बावजूद ऋषि ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और अनिरुद्ध की कलाई मरोड़कर चाकू दूर फेंक दिया। नीचे खड़े कांस्टेबलों ने दौड़कर अनिरुद्ध और अर्शी को दबोच लिया। हथकड़ियां फिर से कसी गईं, लेकिन इस बार अर्शी के हाथों में भी लोहे की चूड़ियां थीं। ऋषि, जो दर्द से करहा रहा था, दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। झनक दौड़कर ऋषि के पास गई और अपने पल्लू से उसका खून रोकने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। ऋषि सर, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अपना वादा निभाया। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपनी जगह पर पत्थर बनी बैठी थी। वो देख रही थी कि पुलिस उसके माता पिता को घसीटते हुए ले जा रही है। अनिरुद्ध जाते जाते भी गालियां दे रहा था, जबकि अर्शी अपनी बेटी को पुकार रही थी, अदिति कुछ कर, हमें बचा ले। लेकिन अदिति ने अपना मुंह फेर लिया। उसने अपनी मांग का सिंदूर पूंछ दिया, शायद अनिरुद्ध के नाम का नहीं, बल्कि उस झूठी परवरिश का जो उसे मिली थी। जब पुलिस अनिरुद्ध और अर्शी को लेकर चली गई तो घर में अजीब सी शांति छा गई। ऋषि को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। स्ट्रेचर पर लेटते हुए ऋषि ने अदिति की तरफ देखा। अदिति धीरे धीरे चलकर ऋषि के पास आई। उसने ऋषि का हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार हक जताने के लिए नहीं, माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दो ऋषि। अदिति सिसक उठी। मैं अंधी थी, मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना। तुम और झनक सही थे, मैं ही गलत थी। ऋषि ने कमजोर आवाज में कहा, माफी मुझसे नहीं, झनक से मांगो अदिति। उसका हक, उसकी माँ का सम्मान, सब तुमने और तुम्हारे परिवार ने छीना था। अदिति झनक की तरफ मुड़ी, वो झनक जो अब इस घर की मालकिन थी। क्या झनक अदिति को माफ करेगी या उसे घर से निकाल देगी? झनक ने अदिति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अदिति, हमारे बाप एक हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म अलग हैं। मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि इस घर को सुधारने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ये अब बोस विला नहीं, नूतन निवास बनेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ही एम्बुलेंस ऋषि को लेकर निकली और झनक घर के अंदर मुड़ी, गेट के पास खड़ी भीड़ में एक चेहरा दिखा जिसने टोपी पहन रखी थी। वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि का वो दुश्मन था जिसे अनिरुद्ध ने जेल से ही सुपारी दी थी। अनिरुद्ध जेल जा चुका है, लेकिन उसका आखिरी प्लान अभी भी एक्टिव है। क्या ऋषि हॉस्पिटल पहुंच पाएगा या रास्ते में होगा कोई बड़ा धमाका? और अब जब झनक मालकिन बन गई है, तो क्या अदिति वाकई सुधर गई है या ये उसकी कोई नई चाल है प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए? क्योंकि इतिहास गवाह है, घायल नागिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे नूतन निवास का पहला दिन और ऋषि की जिंदगी और मौत की जंग। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें ड्रामा क्वीन पूजा, क्योंकि यहाँ ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। एम्बुलेंस का सायरन रात के सन्नाटे को चीरता हुआ कोलकाता की सड़कों पर दौड़ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, खतरा अभी टला नहीं था। उस एम्बुलेंस के पीछे एक काले रंग की एसयूवी साए की तरह लगी हुई थी। ये वही सुपारी किलर था जिसे अनिरुद्ध ने जेल जाने से पहले आखिरी कॉल किया था। एम्बुलेंस में ऋषि बेहोश था। उसके कंधे से बहता खून पट्टियों को भी लाल कर चुका था। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने जैसे ही हाईवे का मोड़ लिया, पीछे से आ रही एसयूवी ने एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम! एम्बुलेंस का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से जा टकराई। अंदर मौजूद डॉक्टर और कंपाउंडर गिर पड़े और ऋषि का स्ट्रेचर जोर से हिल गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की कोशिश थी। वो गुंडा गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में एक साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। वो एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका मकसद साफ था, अनिरुद्ध का काम पूरा करना और ऋषि को हमेशा के लिए खामोश करना, ताकि कोई भी गवाह अदालत तक न पहुंच सके। इधर नूतन निवास पूर्व में बोस विला में झनक के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसका कोई अपना मुसीबत में हो। ये वही टेलीपैथिक कनेक्शन था जो हमेशा उसे ऋषि के खतरों से आगाह करता था। झनक के हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर गया।
आवाज़ सुनकर अदिति वहां आई। अदिति जो अभी भी गहरे सदमे में थी, उसने झनक को घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? झनक ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, अदिति, ऋषि सर ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है उन पर कोई मुसीबत आई है। अदिति ने पहले तो इसे वहम समझा, लेकिन तभी लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। ये पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल था। खबर सुनते ही अदिति के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसने लड़खड़ाती हुए कहा, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही झनक के पैरों में जैसे जान आ गई। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें अभी जाना होगा। जो दो बहनें कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थीं, आज एक ही आदमी की जान बचाने के लिए एक साथ घर से निकली। वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर वो गुंडा एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल चुका था। वो अपनी बंदूक ऋषि के माथे पर तानने ही वाला था कि तभी पीछे से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। किस्मत ऋषि के साथ थी। पुलिस को आता देख गुंडा घबरा गया। उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो खेल खत्म हो जाएगा। उसने अनमने ढंग से अपनी बंदूक छिपाई और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। पुलिस वालों ने तुरंत ऋषि को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया और सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागे। जब झनक और अदिति हॉस्पिटल पहुंची तो वहां का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। ऋषि को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। उसका शरीर बेजान पड़ा था और ऑक्सीजन मास्क पर खून के धब्बे थे। अदिति ये देख नहीं पाई और वहीं बेंच पर गिरकर रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा ने उसे मारने की कोशिश की। अदिति का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन झनक इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। वो डॉक्टर के पास गई और उसने साफ कहा, डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऋषि सर जिंदा चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल को जला दूंगी। झनक का ये रौद्र रूप देखकर डॉक्टर्स भी हिल गए। उधर जेल की काल कोठरी में अनिरुद्ध बेचैन था। वो सलाखों के पास खड़े होकर बाहर के संतरी से समय पूछ रहा था। उसे उम्मीद थी कि अब तक उसे ऋषि की मौत की खबर मिल गई होगी। पास वाली सेल में बंद अर्शी ने ताना मारा, क्या हुआ अनिरुद्ध, तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्या? मुझे तो लगता है वो ऋषि बिल्ली की तरह 9 जिंदगियां लेकर आया है। अनिरुद्ध ने गुस्से में सलाखों पर मुक्का मारा। चुप रहो अर्शी, अगर वो बच गया तो हमारी फांसी पक्की है। वो डायरी, वो वसीयत, सब कुछ उसके पास है। तभी वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, शायद ऋषि का दोस्त। उसने अनिरुद्ध को देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, मिस्टर बोस, अफसोस, आपका दामाद बच गया और हाँ, अब आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस दर्ज हो गया है। तैयार हो जाइए, अब आपको जमानत नहीं, उम्र कैद मिलेगी। अनिरुद्ध के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसका आखिरी पासा भी उल्टा पड़ चुका था। अब उसके पास न तो बाहर की दुनिया की ताकत बची थी और न ही जेल के अंदर का रसूख। अर्शी ने सिर पकड़ लिया। उसे अब अपनी आलिशान जिंदगी की यादें कचोटने लगी। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। बाहर कॉरिडोर में सन्नाटा था। अदिति और झनक बगल बगल बैठी थी, लेकिन दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार थी। अचानक अदिति ने चुप्पी तोड़ी। झनक, क्या तुम ऋषि से प्यार करती हो? ये सवाल सीधा और तीखा था। झनक ने अदिति की तरफ देखा। अब झूठ बोलने या बातें घुमाने का वक्त नहीं था। झनक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ऋषि सर की पूजा करती हूँ अदिति। उन्होंने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे अपने बाप ने मुझे कचरा समझकर फेंक दिया था। अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार झनक को अपनी सौतन की नज़र से नहीं, बल्कि एक इंसान की नज़र से देखा। शायद तुम ही उनके लिए सही थी, अदिति ने धीरे से कहा। मैंने कभी ऋषि को समझा नहीं। मैं हमेशा अपनी माँ की परछाई बनी रही। ये एक बहुत बड़ा पल था, अदिति का हृदय परिवर्तन। लेकिन क्या ये बदलाव असली है या तूफान से पहले की शांति? तभी एक नर्स घबराई हुई बाहर आई। पेशेंट का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में ये ग्रुप खत्म हो गया है। हमें तुरंत खून चाहिए, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। O नेगेटिव, बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप। अदिति खड़ी हो गई। मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। नर्स ने न में सिर हिलाया। झनक आगे बढ़ी और उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और कहा, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, आप मेरा खून लीजिए। नर्स हैरान थी। क्या आप रिश्तेदार हैं? झनक ने एक पल के लिए सोचा और फिर गर्व से कहा, हाँ, मैं उनकी जिंदगी हूँ। नर्स उसे अंदर ले गई। देखिए दोस्तों, विडंबना देखिए, जिस खून ने ऋषि की जान लेने की कोशिश की, उसी अनिरुद्ध का दूसरा खून झनक आज ऋषि को बचाने के लिए अपना खून दे रहा है। खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता साबित हो रहा था। जैसे ही झनक का खून ऋषि की नसों में चढ़ने लगा, ECG मशीन की बीप, जो धीमी हो गई थी, फिर से नॉर्मल होने लगी। ऋषि की जान बच रही थी, लेकिन कहानी में अभी एक और भयानक मोड़ आना बाकी था।
वो गुंडा जो हाईवे से भाग गया था वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हॉस्पिटल के कंपाउंडर को पैसे खिलाकर उसकी वर्दी पहन ली थी। मास्क लगाए और हाथ में एक इंजेक्शन लिए वो अब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो चुका था। वो धीरे धीरे रिकवरी रूम की तरफ बढ़ रहा था, जहां ऑपरेशन के बाद ऋषि को शिफ्ट किया जाने वाला था। झनक ब्लड डोनेट करके कमजोर महसूस कर रही थी और जूस पीते हुए कॉरिडोर में बैठी थी। उसकी नज़र उस नए कंपाउंडर पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। उसकी चाल, उसके जूते, वो हॉस्पिटल के स्टाफ जैसे नहीं थे। झनक की छठी इंद्री जागी। गुंडा ऋषि के कमरे में घुस गया। ऋषि अभी भी एनेस्थीसिया के असर में था। गुंडे ने सिरिंज में जहर भरा और उसे ऋषि की ड्रिप में लगाने के लिए आगे बढ़ा। गुड बाय एसपी साहब, वो बुदबुदाया। जैसे ही सुई ड्रिप के पास पहुंची, दरवाजा धड़ाम से खुला। झनक वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके हाथ में हॉस्पिटल का एक भारी मेटल ट्रे था। इससे पहले कि गुंडा कुछ समझ पाता, झनक ने वो ट्रे फेंक कर मारी, जो सीधे गुंडे के हाथ पर लगी। इंजेक्शन जमीन पर गिरकर टूट गया। गुंडा झनक की तरफ लपका। उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। एक निहत्थी कमजोर लड़की और सामने एक प्रोफेशनल कातिल। झनक पीछे हटते हुए चिल्लाई, सिक्योरिटी! गुंडे ने झनक का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तू बहुत बीच में आती है, आज पहले तुझे ही खत्म करता हूं। झनक का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या ऋषि होश में आकर झनक को बचा पाएगा, या सिक्योरिटी के आने से पहले ही झनक अपनी जान गंवा बैठेगी? ये हॉस्पिटल अब जंग का मैदान बन चुका है। ड्रामा क्वीन पूजा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए, क्या झनक की ये कुर्बानी बेकार जाएगी, या फिर ऋषि अपनी लेडी लव को बचाने के लिए मौत के मुंह से वापस आएगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस आखिरी पड़ाव पर है जहां अच्छाई और बुराई का अंतिम युद्ध होने वाला है। हॉस्पिटल के उस वीरान कमरे में झनक की सांसें उखड़ रही थीं। वो गुंडा, जिसकी आंखों में खून सवार था, झनक का गला इतनी जोर से दबा रहा था कि झनक का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज नूतन की बेटी अपनी कहानी पूरी किए बिना ही इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ठीक उसी पल दरवाजे पर एक आहट हुई। ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, ये पुलिस नहीं थी, ये अदिति थी। अदिति, जो कॉरिडोर में झनक की चीख सुनकर दौड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने देखा कि एक आदमी उसकी सौतन, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन झनक को जान से मार रहा है। एक पल के लिए, सिर्फ एक नैनो सेकंड के लिए अदिति के दिमाग में शैतान आया होगा कि मरने दो इसे, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज अदिति के अंदर का इंसान जाग उठा था। उसने अपनी पुरानी नफरत को वहीं दरवाजे पर छोड़ दिया। अदिति ने पास में रखा लोहे का भारी ऑक्सीजन सिलेंडर देखा। उसने अपनी पूरी ताकत, अपना सारा गुस्सा इकट्ठा किया और दौड़कर उस गुंडे के सिर पर वो सिलेंडर दे मारा। धड़ाम! एक भयंकर आवाज हुई और गुंडा लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही झनक जमीन पर गिर पड़ी। जोर जोर से खांसने लगी, हवा के लिए तड़पने लगी। गुंडा अभी भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, हाथ में चाकू लहराते हुए। लेकिन अब उसके सामने एक नहीं, 2 शेरनियां खड़ी थीं। अदिति झनक के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ भी लगाया। ये शब्द बहन हॉस्पिटल की दीवारों से टकराकर गूंज गया। झनक ने हैरानी से अदिति की तरफ देखा। बरसों की नफरत, साजिशें और जलन आज इस एक शब्द में पिघल गई थीं। शोर सुनकर सिक्योरिटी और पुलिस वाले कमरे में घुस आए। गुंडे को दबोच लिया गया। ऋषि, जो शायद इस शोरगोल और अपने दिल की पुकार से होश में आ रहा था, उसने अपनी धुंधली आंखों से ये नज़ारा देखा। अदिति झनक को सहारा देकर उठा रही थी। ऋषि ने करहाते हुए झनक का नाम लिया। झनक अपने गले पर पड़े नील के निशानों की परवाह किए बिना ऋषि के बिस्तर की तरफ दौड़ी। मैं ठीक हूँ ऋषि सर, मैं यहीं हूँ। उसने ऋषि का हाथ थाम लिया। अदिति वहां खड़ी ये मिलन देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, बल्कि एक बोझ उतर जाने के थे। उसने महसूस किया कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता है, वो किसी कागज के टुकड़े या समाज के नियमों का मोहताज नहीं है, वो रूहानी है। अदिति धीरे से पीछे हटी और कमरे से बाहर निकल गई। उसने समझ लिया था कि इस कहानी में उसकी जगह हीरोइन की नहीं, बल्कि उस किरदार की थी जिसे अपनी गलती सुधारनी थी, और आज उसने वो कर दिया था। अगले कुछ दिन कोलकाता के लिए ऐतिहासिक रहे। अखबारों की हेडलाइंस अनिरुद्ध बोस और अर्शी बोस के कारनामों से रंगी थी। मशहूर बिजनेसमैन निकला कातिल, पत्नी के साथ मिलकर दिया नूतन को जहर।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में देर नहीं की। नूतन की डायरी, मेडिकल रिपोर्ट और झनक पर हुए जानलेवा हमले के सबूतों ने अनिरुद्ध और अर्शी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जज ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही ये आदेश दिया कि बोस परिवार की सारी संपत्ति, जिसमें वो आलिशान विला और फैक्ट्रियां शामिल हैं, उनकी असली वारिस झनक यानी नूतन की बेटी को सौंपी जाए। जिस दिन अनिरुद्ध और अर्शी को जेल की गाड़ी में बैठाया जा रहा था, उस दिन उनकी अकड़ देखने लायक नहीं थी। अर्शी, जो कभी अपनी साड़ियों और गहनों पर गुमान करती थी, आज कैदियों वाली सफ़ेद साड़ी में थी। अनिरुद्ध ने भीड़ में झनक को देखा। झनक वहां खड़ी थी, सिर ऊंचा किए, आंखों में एक विजय का तेज लिए। अनिरुद्ध की नज़रें झुक गईं। उसे आज समझ आ गया कि उसने जिस खून को ठुकराया था, उसी खून ने उसका वजूद मिटा दिया। और अब आते हैं उस दृश्य का जिसका इंतजार हर दर्शक को था। बोस विला के गेट पर लगी नेम प्लेट बदल दी गई थी। अब वहां सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नूतन निवास। झनक ने गृह प्रवेश किया, लेकिन अकेले नहीं, ऋषि उसके साथ था, वर्दी में, पूरी शान के साथ। और आरती की थाली लेकर कौन खड़ा था? अदिति। जी हाँ, अदिति ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया था। उसने ऋषि को तलाक के पेपर सौंप दिए थे। उसने ऋषि से कहा, मैं जा रही हूँ ऋषि, खुद को तलाशने, शायद पेरिस, शायद लंदन। मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, अर्शी बोस की बेटी बनकर नहीं, बल्कि अदिति बनकर। और झनक, तुम इस घर का ख्याल रखना। अदिति ने झनक को गले लगाया और हमेशा के लिए उस घर से विदा ले ली। ये एक गरिमामयी विदाई थी। वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि झनक उसी सोफे पर बैठी है जहां कभी अनिरुद्ध बैठकर हुकूमत चलाता था। उसके पीछे दीवार पर नूतन की बड़ी सी तस्वीर लगी है, जिस पर ताज़े फूलों की माला है। ऋषि उसके पास आता है और कहता है, झनक, जंग खत्म हुई? झनक मुस्कुराती है, नहीं एसपी साहब, जंग अभी शुरू हुई है। अभी तो मुझे समाज को बदलना है जो नाजायज़ कहकर बच्चों को ठुकरा देता है। अभी तो नूतन ट्रस्ट खोलना है। ऋषि गर्व से उसे देखता है और सल्यूट करता है। बैकग्राउंड में एक पावरफुल म्यूजिक बजता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है, हम देखते हैं कि जेल की एक काल कोठरी में एक और शख्स बैठा है, जो अंधेरे में मुस्कुरा रहा है। उसके हाथ में झनक की फोटो है, जिस पर लाल क्रॉस लगा है। ये तेजस है। जी हाँ, तेजस वापस आ चुका है और वो अनिरुद्ध से भी ज्यादा खतरनाक खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। क्या झनक और ऋषि की खुशियों को किसी की नज़र लगेगी? क्या तेजस अनिरुद्ध के साथ मिलकर जेल से कोई नई साजिश रचेगा? ये सब तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था झनक के आने वाले महा एपिसोड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। कैसी लगी आपको ये स्क्रिप्ट? क्या आपको भी लगता है कि अदिति का फैसला सही था? और क्या आप तेजस की वापसी के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर ड्रामा की सबसे पहली और सबसे सटीक खबर। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और मज़े लीजिए। बाय बाय।